जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ सबल 30 के डेली डोज संख्या 251 में एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। आज दिनांक है 27 मई और आज से संबंधित जो भी करंट प्रश्न हैं वो हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। इससे पहले एक प्रश्न हम हर रोज आपसे लास्ट में पूछते हैं और उसमें से बहुत सारे लोग ऑथेंटिकेट जवाब देते हैं जो कि हमें प्रोत्साहित करता है। हम आपसे फिर से एक बार आग्रह करते हैं कि आपसे पूछे हुए प्रश्न आपके एग्जाम को ध्यान में रख के पूछा जाता है, अतः आप उस प्रश्न का जवाब देने के लिए चाहे किसी भी सोर्स की सहायता लीजिए, जवाब अवश्य दीजिए, क्योंकि उस दौरान जब आप कुछ चीज़ें खोजते हैं तो आपको नई चीज़ें भी मिलती हैं जो आपके लिए आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगी। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया? उत्तर है बलबीर सिंह दोसांझ। और ये करंट का प्रश्न बन सकता है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि निधन से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो आइए इनके बारे में इनकी शॉर्ट कहानी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा कि बलबीर सिंह दोसांझ जो थे वो हरिपुर पंजाब से आते हैं, अर्थात भारतीय खिलाड़ी हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ओलंपिक में पुरुष हॉकी फाइनल में सर्वाधिक गोल करने का भी रिकॉर्ड दर्ज किया और वो गोल कितना है? 5 गोल है। साथ ही साथ इन्हें 1957 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उसके अलावा 1975 में विश्व कप विजेता भारतीय टीम के यह मैनेजर भी रह चुके। इसके अलावा 1952 में ओलंपिक में नीदरलैंड के विरुद्ध इन्होंने 5 गोल किए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन सकता है कि सर्वाधिक गोल कितना है? तो 5। किसके विरुद्ध? तो नीदरलैंड के विरुद्ध, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है, यानी अभी तक उसने उस रिकॉर्ड को किसी ने बीट नहीं कराया। आगे बढ़ते हैं इसी में। तो इन्होंने भारत को 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक और विश्व कप भी दिलाए हैं। एक बात और भी आप ध्यान रखेंगे कि बलबीर सिंह के नाम से और भी प्लेयर हॉकी में है, तो इस चीज का कंफ्यूजन न हो इसलिए इन्हें बलबीर सिंह सीनियर के नाम से भी जाना जाता है। किससे? बलबीर सिंह सीनियर के नाम से भी। और एक करंट का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है, मैं क्रिकेट स्टेडियम की बात नहीं कर रहा, जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बदल करके बलबीर सिंह के नाम पर ही रखे जाने की घोषणा की जा चुकी है। तो यह प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओलंपिक पुरुष फाइनल में सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड किसका है? अभी अभी हमने चर्चा किया, बलबीर सिंह दोसांझ। कितना गोल? 5 गोल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? उत्तर है कोटक महिंद्रा। सबसे पहले तो हम केवाईसी के बारे में जानेंगे और इसके बाद कोटक महिंद्रा के बारे में जानेंगे। तो केवाईसी, आप जब भी बैंक में जाते होंगे या फिर तो उस समय आपको केवाईसी है जैसे वर्ड सुनने को मिलता है, तो उसका मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर। या फिर आप गैस कनेक्शन में भी जाते हैं तो इस समय केवाईसी कराई जाती है। तो उसका मतलब क्या है? नो योर कस्टमर, यानी कि आप जहां रजिस्टर्ड कर रहे हैं एज अ कस्टमर खुद को, तो वो आपकी जानकारी रखते हैं कि मेरे ये कस्टमर हैं, तो इनके बारे में जो विवरण होता है उसके बारे में जानने के लिए केवाईसी कराया जाता है। साथ ही साथ अब आते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। तो ध्यान देंगे कि यह एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फरवरी 2003 में। एक बात और भी ध्यान देंगे आप कि कोटक महिंद्रा को जो फाइनेंस लाइसेंस इशू किया वो किसने किया? तो आरबीआई ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि इसके एमडी, सीईओ और फाउंडर तीनों कौन है? तो उदय कोटक। कौन है? उदय कोटक। क्या है? एमडी भी हैं, सीईओ भी हैं और फाउंडर भी हैं। वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो प्रकाश आप्टे। ठीक है, तो चेयरमैन ध्यान रखेंगे प्रकाश आप्टे, एमडी, सीईओ और फाउंडर कौन? उदय कोटक। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? उत्तर है राजस्थान। अब राजस्थान से संबंधित जो 2-3 फैक्ट्स हैं उसे जान लेते हैं। तो वर्तमान में राजस्थान के सीएम कौन है, यानी चीफ मिनिस्टर? तो अशोक गहलोत, यानी कांग्रेस की वहां सरकार है। और गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस देश में 26 जुलाई को नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अब ध्यान देंगे यहां पे कि नेशनल सॉरी डे का मतलब क्या है, तो और ये कहां मनाया जाता है? तो आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान देंगे कि नेशनल सॉरी डे को ही नेशनल डे ऑफ हीलिंग के नाम से भी जाना जाता है। किससे? नेशनल डे ऑफ
हीलिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक एनुअल इवेंट यानी साल में एक बार, हर साल एक बार कराया जाने वाला इवेंट है। क्यों कराया जाता है? तो ध्यान देंगे कि ऑस्ट्रेलिया में 26 मई 1998 से ही यह नेशनल सॉरी डे मनाने की परंपरा चली आ रही है। होता क्या है इसमें कि इस दिन देश में जो लोग रह रहे होते हैं और जिनके साथ किसी भी कारणवश मिसट्रीटमेंट हुआ रहता है, तो उस स्थिति में उनको याद किया जाता है। अब किसके किसके बीच मिस ट्रीटमेंट हुआ रहता है? तो जो इंडिजेनस है यानी जो उस देश के रहने वाले लोग हैं, साथ ही साथ जो वहां की सेटर पॉपुलेशन है, ठीक, इनके बीच क्या कराया जाता है कि कभी इनके बीच अगर विवाद हुआ हो तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या कराया जाता है? रिकॉन्सिलिएट कराया जाता है, अर्थात सुलह कराया जाता है। अब एक फैक्ट यहां से और ध्यान देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया डे कब मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया डे मनाया जाता है 26 जनवरी को और नेशनल सॉरी डे कब मनाया जाता है? 26 मई को। दोनों बात आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? उत्तर है जानवी फूकन। अब जब बात फिक्की की आई है तो सबसे पहले तो हम फिक्की का फुल फॉर्म जानने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 1983 में यानी 1983 में। एक बात और भी ध्यान देंगे आप, इसका हेड ऑफिस कहां है? तो न्यू दिल्ली। और ध्यान देंगे कि इसी का एक वुमन विंग है, तो जिसको ये बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, तो ये फिक्की का ही एक लेडीज विंग है जो कि पैन इंडिया का मतलब संपूर्ण भारत, ठीक, पैन का मतलब ही होता है ऑल। तो पैन इंडिया के तहत जो पैन इंडिया का चैप्टर 17 है उसके तहत रखा गया फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन को। अब इसमें होता क्या है? तो जैसे मान लीजिए जो महिलाएं हैं उनकी जो टैलेंट है, जो उनका स्किल है, जो उनके अंदर के न्यू इनोवेशन है, उस चीज को उनसे रूबरू कराया जाता है और वो जिस क्षेत्र में जो काम कर पाने में सक्षम है उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि उनको इकोनॉमी से डायरेक्ट कनेक्ट किया जा सके, उनकी इकोनॉमी को ग्रोथ कराई जा सके, इस चीजों का ध्यान आकर्षित कराने के लिए फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन बना और जिसकी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जानवी फूकन। तो जानवी फूकन का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन मैंने इसलिए बताया ताकि आपको किसी भी चीज के बारे में अगर एक हिस्ट्री पता रहती है तो आप उस चीज को आसानी से यूज कर पाते हैं। अब फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है? तो मैंने अभी चर्चा किया कि जो भी औरतों से रिलेटेड न्यू चैलेंजेस हैं, जो उनके न्यू लाइफ्स हैं, ठीक, या फिर जो अनप्रेडिसेंटेड यानी जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती वैसे जो सु अवसर हैं उनको ग्रैब कराया जा सके। और मिशन क्या है? तो मैंने अभी अभी बताया कि उनको इकोनॉमिकली क्या किया जाए? प्रमोट करके उनको एम्पावर बनाया जाए। किस सेक्टर में? तो इकोनॉमिक सेक्टर में, ठीक है। साथ ही साथ महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त हो सके। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है वृजराज शर्मा। अब बात जब जम्मू कश्मीर की आई है तो ध्यान देंगे कि हम जम्मू कश्मीर के, आपको पता होगा कि पहले यह एक राज्य था लेकिन अभी क्या है? यूनियन टेरिटरी है। और यूनियन टेरिटरी में कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। और वहां के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो आपको याद होगा गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ये फैक्ट था। लेकिन अभी हम बढ़ते हैं ब्रिजराज शर्मा की तरफ। तो ब्रिजराज शर्मा को कभी कभी आपको शॉर्ट में BR शर्मा भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब जानते हैं BR शर्मा यानी ब्रिजराज शर्मा के बारे में। तो ध्यान देंगे कि ब्रिजराज शर्मा इससे पहले SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक। जब तक यह जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के पद को ग्रहण नहीं कर लेते उससे पहले यह कौन थे? तो यह SSC के अध्यक्ष रहे, ठीक। और ये आगे आने वाले टाइम में क्या होंगे? तो जम्मू कश्मीर जो अभी केंद्र शासित प्रदेश है उसके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त किस राज्य ने जारी की है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। ये रीस्टार्ट पैकेज क्या है? तो ध्यान देंगे
कि रीस्टार्ट पैकेज, जैसे अभी आपको पता होगा कि कोविड-19 की वजह से, मैंने कोविड-19 का फुल फॉर्म भी आपको बताया था, ठीक, ये क्या होगा, कोरोना वायरस डिजीज। तो ध्यान देंगे आप कि कोविड-19 की वजह से जो भी छोटे बड़े जो एमएसएमई के अंतर्गत आने वाले उद्योग हैं, एमएसएमई का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक, तो ये जितने भी एमएसएमई के अंतर्गत आने वाले उद्योग हैं वो सब तो फिलहाल में बंद पड़े, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गई है। और उसी एमएसएमई के अंतर्गत आने वाले रोजगार जो आर्थिक तंगी झेल रहे हैं उनको सही डायरेक्शन में यानी पटरी पर लाया जा सके, यानी सामान्य बनाया जा सके, उसके लिए सबसे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने आगे आते हुए, राज्यों में आंध्र प्रदेश सरकार ने आगे आते हुए 1110 करोड़ रुपए का रीस्टार्ट पैकेज शुरू की है, ठीक है। जबकि आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने एमएसएमई के लिए कितने पैसे रिलीज किए थे, तो आपको मैंने बताया था 3 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद थी, प्रस्तावित राजधानी कहां है, अमरावती है। और इसके वर्तमान में सीएम कौन है, तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है, बिश्वभूषण हरिचंदन। अब एक बात और जान लेते हैं कि आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश से ही कट के कौन बना, तेलंगाना बना। तो आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग से कभी कभी प्रश्न आता है क्या कि जो तेलंगाना है वो लैंडलॉक है या फिर समुद्र तटीय है। तो आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग से अलग होकर के कौन बना, तेलंगाना। तो ये कहीं समुद्री सीमा से दूर दूर तक टच नहीं कर पाता, ठीक है। तो यह कैसा राज्य हो जाएगा, लैंडलॉक राज्य भी हो जाएगा। ध्यान देंगे कि तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, उत्तर है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आप सभी को पता है कहां है, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इसके सीएम कौन है, तो जोराम थांगा है। कौन है, जोराम थांगा है। और इनका संबंध किस पार्टी से, क्योंकि ऐसे जो नेता लोग हैं इनकी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनकी अगर सरकार होती है तो कभी कभी यह प्रश्न बन जाता है और मैं खुद को नहीं रोक पाता लिंकिंग फैक्ट्स बताने से। इसलिए अगर वीडियो थोड़ा लंबा भी होता है तो आप ये ध्यान दें कि आपको कितना कंटेंट मिलता है। तो ध्यान देंगे आप कि जो जोराम थांगा हैं इनका संबंध जो है वहां की क्षेत्रीय पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से है। वहां के गवर्नर वर्तमान में कौन है, तो पीएस श्रीधरन पिल्लाई। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आर्टिस्ट और टूरिस्ट का संबंध किस खेल से है, तो यह वन लाइनर क्वेश्चन है, आप इसे रट डालेंगे फुटबॉल। और यह है कहां के, तो स्पेन से। भारत की दवा नियामक प्रणाली में सुधार समिति का अध्यक्ष कौन है, उत्तर है राजेश भूषण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए कहां प्रशिक्षण चल रहा है, उत्तर है रूस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत UNRWA को कितनी राशि वार्षिक योगदान करता है, उत्तर है $5 मिलियन। मैंने आपसे UNRWA की चर्चा एक बार पहले भी कर चुका है, लगभग 3-4 सेट पहले। फिर से एक बार आज रिवाइज करते हैं, लेकिन आप जिस चीज को मैं बताता हूं उसे कॉपी पे नोट डाउन करते चलें। हो सकता है इससे लिंकिंग फैक्ट्स ही आपके एग्जाम में आपके लिए मददगार साबित हो जाए। ध्यान देंगे UNRWA का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। ये है क्यों, तो ध्यान देंगे कि यह बनाया गया था जो फिलिस्तीन के रिफ्यूजीज हैं, जो नियर ईस्ट पार्ट के हैं, उनकी देखभाल के लिए बनाया गया था। अब हुआ क्या था, ध्यान देंगे आप कि जब 1948 में इजराइल जो देश है उसका निर्माण हो रहा था, ठीक, तो उस दौरान हुआ क्या कि लगभग 7.5 लाख परिवार बेघर हो गए, ठीक है। तो उन्हीं फिलिस्तीनी लोगों के राहत के लिए, शिक्षा के लिए, कल्याण के लिए, यानी कल्याण के उद्देश्य से एक प्रस्ताव पारित किया गया। वह प्रस्ताव किसने पारित किया, तो 8 दिसंबर 1949 को महासभा ने वो प्रस्ताव पारित किया, ठीक। और उसी प्रस्तावाधीन हुआ क्या कि एक गैर राजनीतिक
अस्थायी अभिकरण के रूप में इसे स्थापित किया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या रहा, वो जो 7.5 लाख परिवार हैं उनकी शिक्षा और उनके कल्याण और उनके भोजन और उनके आवास की जिम्मेवारी ली गई। किसके तहत? UNRWA। तो इसका संबंध किससे? तो डायरेक्ट आप याद रखेंगे जो रिफ्यूजीज हैं फिलिस्तीनी, उनके संबंध में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ है? तो ध्यान देंगे गाजी पट्टी एवं ओमान। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा? मैंने पहले प्रश्न में ही इसकी चर्चा आपके साथ की थी कि बलबीर सिंह जो हॉकी प्लेयर हैं उन्हीं के नाम पर मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने माइग्रेशन कमीशन गठित किया है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। अभी 2 दिन पहले ही ये न्यूज चर्चा में आया था, तो आप इससे ध्यान रखेंगे कि प्रवासी श्रमिकों के लिए माइग्रेशन कमीशन का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं और वहां की गवर्नर हैं कौन है? आनंदीबेन पटेल। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया? उत्तर है 42वें संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। ध्यान देंगे यहां पर एक वर्ड है राज्य सूची, समवर्ती सूची, और एक वर्ड होता है केंद्र सूची, ठीक, या संघ सूची जिसको बोलते हैं। तो राज्य सूची के अंतर्गत जो नियम है वो राज्य बनाने के लिए अधिकृत किए जाते हैं। केंद्र सूची के अंतर्गत सेंटर यानी जो केंद्र में बैठे हुए कैबिनेट हैं वो बनाते हैं। तथा समवर्ती सूची में क्या होता है कि राज्य और केंद्र दोनों की आम सहमति से कोई कानून बनाया जाता है, लेकिन इस स्थिति में जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वह केंद्र का ही अधिकार सर्वोच्च माना जाता है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? उत्तर है 1921। ध्यान देंगे कि एक प्रश्न यहाँ पे आपको फिर से छोड़े जाता हूं कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ। अब इसके बाद इस पे चर्चा करते हैं कि 1921 से पहले जब जनगणना होता था तो उस समय कभी भारत की जनगणना बढ़ जाती थी, कभी घट जाती थी। तो जनगणना हम आपको 19वीं शताब्दी में ही सिर्फ लेके चलते हैं। तो जैसे 1901 से 1911, 1911 से 1921, 1921 से 1931, इस तरह से जनगणना होने का पीरियड है। ठीक, जैसे अभी 2011 में हुआ है, फिर 2021 में होगा। तो 1911 से 1921 के दौरान भारत की जो जनसंख्या है वो बढ़ने की बजाय घटी, और 1921 से लेके अब तक यानी 2011 तक, क्योंकि 2021 का तो रिजल्ट अभी पता नहीं है इसलिए हम 2021 के बारे में नहीं बोल सकते। तो 2011 तक यानी कुल 90 सालों तक भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती रही है। उससे पहले क्या होता था? 1921 से पहले कभी घट जाती थी, कभी बढ़ जाती थी। यही वजह है कि 1921 को डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, और इस प्रश्न को मैंने कल के डेली डोज में आपसे पूछा भी था, कुछ लोगों ने रिप्लाई भी करा था, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को आज इस डेली डोज में रखा ताकि आपके साथ चर्चा कर सकें। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2 विद्युत आवेशों के बीच की दूरी आधा करने पर विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे कि जब उनके बीच की दूरी आधा होगी तो उनका जो विद्युत वाहक बल होगा वो कितना हो जाएगा? चौगुना हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है? उत्तर है डेनमार्क एवं न्यूजीलैंड। अब देखिए टोटल 180 देशों का लिस्ट है भ्रष्ट देशों का, ठीक, यानी कि भ्रष्ट देश की रैंकिंग जिसमें जो अच्छे हैं बुरे हैं, ठीक। तो उस रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? 80 है, ठीक है। और डेनमार्क और न्यूजीलैंड एक स्थान पर हैं, जिसमें ध्यान देंगे कि इसमें होता क्या है कि इसमें आपको नंबर दिए जाते हैं, मार्क्स मिलते हैं कि आप भ्रष्ट की रैंकिंग में नीचे हैं या ऊपर हैं। तो जो जितना अच्छा रहता है उसको उतना ही अच्छा मार्क्स मिलता है। तो इस मार्क्स में जो डेनमार्क है और न्यूजीलैंड है इनको 87 मार्क्स मिले हुए हैं, जिस वजह से ये रैंक 1 पे बने हुए हैं। बाकी बहुत सारे देश हैं जो कि एवरेज 43, 45, 50 नंबर के अंतर्गत ही रुके हुए हैं।
तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। और हम आपके लिए आज एक सवाल फिर से छोड़े जाते हैं कि प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचार सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है। एक बार फिर से सवाल को ध्यान दीजिए, प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचार सूचकांक रिपोर्ट